लंबाई को मापते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। ठीक है, तो पहली सावधानी है स्केल को वस्तु से सटाकर उसकी लंबाई के समानांतर रखना चाहिए। यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें एक में सही लिखा हुआ है और एक में गलत लिखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि किस प्रकार आपको स्केल को वस्तु से सटाना है और उसकी लंबाई के समानांतर। यहाँ पर कैसे रखा हुआ है, तिरछा रखा हुआ है ना। जो स्केल है वो कैसे दिख रहा है, वस्तु में तिरछा दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से नहीं रखना है, हमको समानांतर रखना है। ये स्थिति समानांतर स्थिति। ठीक है, तो ये पहली वाली जो स्थिति है वो सही स्थिति है। अब दूसरा क्या करना है, कभी कभी स्केल के सिरे क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, स्केल के सिरे टूट जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा स्केल के बार बार उपयोग से उसके सिरे घिस भी जाते हैं। कभी कभी स्केल का शून्य चिन्ह साफ साफ दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में किसी अन्य सुविधाजनक चिन्ह का उपयोग करना चाहिए। वस्तु के एक सिरे को 1.0 सेंटीमीटर पर रखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में वस्तु की लंबाई ज्ञात करने के लिए वस्तु के दूसरे सिरे के पाठ्यांक में से पहले सिरे के पाठ्यांक को घटाना होगा। जरूरी नहीं, अगर चित्र में आपको शून्य नहीं भी दिख रहा है, मतलब आपके स्केल में शून्य घिस गया है, तो आप अपने स्केल में 1 सेंटीमीटर अगर सही दिख रहा है तो 1 सेंटीमीटर के पास रख दीजिए पहला सिरा। 2 सेंटीमीटर अगर सही दिख रहा है तो 2 सेंटीमीटर के पास रखिए पहला सिरा। ठीक है, तो इस प्रकार करना क्या रहता है, हमेशा हमको दूसरे सिरे के पाठ्यांक से पहले सिरे के पाठ्यांक को घटाना होता है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि पहले सिरे का पाठ्यांक अगर यदि 1 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है और दूसरे सिरे का पाठ्यांक जैसे चित्र में दिखाई दे रहा है 5.5 सेंटीमीटर, है ना, तो वस्तु की लंबाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम दूसरे सिरे का पाठ्यांक क्या है 5.5, उससे हम पहले सिरे के पाठ्यांक 1.0 को घटा दिए, तो कितना आया 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे, जब भी पैमाने का सिरा टूटा हुआ हो तो आपको उसका उपयुक्त स्थापन करना है। सिरा टूट गया है तो आप उसके दूसरे किसी भी सेंटीमीटर पर आप अपनी वस्तु को रखिए, उसके पहले सिरे को, वस्तु के पहले सिरे को। ठीक है, तीसरा ये है कि सही नाप के लिए आंख की स्थिति पैमाने अर्थात स्केल के जिस चिन्ह का पाठ्यांक लेना है उसके लंबवत होना चाहिए, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है। दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये है ना, चित्र में दिखाई दे रहा है गलत स्थिति। ठीक, ये दोनों गलत स्थिति है और ये बीच में आप देख रहे हो सही स्थिति। तो सही में आपके लिए क्या करना है, आंख की स्थिति बिल्कुल लंबवत, यानी ऊपर से आप देख रहे हो बिल्कुल लंबवत दिखाई देना चाहिए, है ना, जिससे आपको स्केल का पाठ्यांक पढ़ने में सही भी दिखाई देगा। ठीक है, ए और सी की जो स्थिति है वो कैसी है, गलत स्थिति है, स्थिति सही नहीं है। तो इस प्रकार हमको बिल्कुल ऊपर से लंबवत हमारी आंख होनी चाहिए और पाठ्यांक को नोट करना है। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसमें धागे की सहायता से वक्र AB की लंबाई मापना है ना। क्या करना है, एक धागे की सहायता, ये धागा है और इस धागे की सहायता से आपको वक्र रेखा, ये वक्र रेखा है ना, ये यहाँ पर जो आपको वक्र रेखा दिखाई दे रही है नीचे, ये देखिए, ये धागा हो गया। इससे हमको इस वक्र रेखा की, ये देखो, इस वक्र रेखा की लंबाई नापना है। इसके लिए धागे के एक सिरे पर एक गांठ लगा दीजिए। इस गांठ को वक्र रेखा के एक सिरे पर रखकर उसे बाएं हाथ के अंगूठे से दबा लीजिए। ठीक है, ये देखिए धागे के एक सिरे पर गांठ लगा दी गई है और वक्र रेखा AB लिखा हुआ है ना, इसमें एक सिरे पर, इस वक्र रेखा के एक सिरे पर रखना है और अंगूठे से उसे दबा देना है। अब धागे को खींचकर उसके छोटे से भाग को रेखा पर रखिएगा। धागे को अच्छे से खींचना है और उसके छोटे से भाग को रेखा पर रखिए और उसे दाएं हाथ के अंगूठे से दबाइए। इसके बाद बाएं हाथ के अंगूठे को हटाकर उसे इस प्रकार आगे बढ़ाइए कि वह दाएं हाथ के अंगूठे का स्थान ले ले। धीरे धीरे करके आपको क्या करना है, बाएं हाथ के अंगूठे को हटाना है और इस प्रकार आगे बढ़ाते हुए जाना है कि वह दाएं हाथ के अंगूठे का स्थान ले ले। पुनः धागे के छोटे भाग को वक्र रेखा के आगे के हिस्से पर रखिए। इस प्रकार आगे वक्र रेखा के दूसरे सिरे B पर धागे को पहुंचा दीजिए। धागे के उस भाग पर निशान लगाइए जहां पर B सिरा छुआ रहा है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक, अब धागे की गांठ और निशान के बीच की दूरी को मीटर स्केल की सहायता से माप लीजिए। यही उस वक्र रेखा AB की लंबाई होगी। ये क्रियाकलाप दिया गया है। इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम किस प्रकार इस वक्र रेखा ने धागे की सहायता से हम एक वक्र रेखा की लंबाई माप सकते हैं, ये बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं,
इन प्रश्नों को आप अपने स्तर पर उसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब देखते हैं आयतन का मापन कैसे करते हैं। ठीक, तो हम अपनी कक्षा में कुर्सी, टेबल, किताबें आदि देखते ही हैं, देखते हैं ना। कक्षा में कुर्सी दिखती है, टेबल भी दिखता है, किताबें तो होती ही हैं। इन सभी वस्तुओं में लंबाई एवं चौड़ाई के अलावा गहराई या ऊंचाई या फिर मोटाई भी होती है। लंबाई चौड़ाई तो है ही, लेकिन इनकी गहराई या ऊंचाई या कह सकते हैं मोटाई, ये भी होता है। तो ये सभी आकृतियां निश्चित स्थान घेरती हैं। ठीक है, निश्चित स्थान घेरती हैं। कुर्सी हो, टेबल हो, किताब भी यदि आप रख रहे हो जिस स्थान पर, तो वो स्थान घेरती हैं। ठीक है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है वही उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। कोई वस्तु जितना स्थान घेरेगा, जितना भी स्थान घेरता कोई भी वस्तु, वही उस वस्तु का क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। और आयतन का SI मात्रक है घन मीटर, या मीटर का घात 3 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार भी लिख सकते हो, ये मीटर और उसके ऊपर हम घात लगाएंगे। ठीक है, मीटर का घात 3। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखिए द्रवों का आयतन बताया गया है और कुछ उपकरण यहाँ पर दिए गए हैं। द्रवों के आयतन का मापक उदाहरण उपकरण दिया गया है अ, ब, स और द। ये देखिए अ, ब, स और द, ये द्रव को अर्थात तरल पदार्थ को मापने के लिए उपयुक्त होने वाले उपकरण हैं, प्रयोग किए जाने वाले उपकरण। तो पानी हो, दूध है, तेल है, डीजल है, पेट्रोल या मिट्टी का तेल, ये सभी कैसे होते हैं? तरल रूप में होते हैं, द्रव रूप में होते हैं। तो ऐसे द्रवों का माप उसके आयतन के द्वारा किया जाता है। द्रवों के आयतन को लीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? लीटर में। ठीक है, लीटर का अपवर्तक, अब आपको मैंने अपवर्तक और गुणज बता दिया है, तो लीटर क्या हो गया? मानक मात्रक हो गया। अब इस मानक मात्रक से छोटा मात्रक क्या कहलाता है? अपवर्तक कहलाता है। तो लीटर का छोटा मात्रक क्या होता है? मिलीलीटर। तो लीटर का अपवर्तक क्या हो जाएगा? मिलीलीटर। ठीक, अब 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, या 1 सेंटीमीटर की घात 3, या इसी को क्या कह सकते हैं? घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक है, सब में आपको पैमाना दिख रहा है, जैसे स्केल में पैमाना होता है वैसे इनमें भी पैमाने हैं, है ना। किसी बर्तन को पूरी तरह से भरने के लिए, किसी बर्तन को पूरी तरह से भरने के लिए द्रव के जितने आयतन की आवश्यकता होती है उसे उस बर्तन की धारिता कहते हैं। क्या कहते हैं? धारिता। किसी भी बर्तन को पूरी तरह से भर रहे हो आप, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपने 1 गिलास पानी बोला, तो उस गिलास को पूरा भरेंगे हम, पानी से क्या करेंगे? पूरा भर देंगे, तो उस गिलास की क्या कहलाएगी? वो धारिता कहलाएगी। तो किसी भी बर्तन को पूरी तरह से भरने के लिए जितने द्रव की आवश्यकता पड़ रही है, समझ आया? जितने द्रव की आवश्यकता पड़े, यानी उस गिलास को यदि भरने के लिए मुझे 100 मिलीलीटर पानी लगा, ठीक है, या एक बाल्टी को भरने के लिए मुझे 1 लीटर पानी लग रहा है पूरा भरने के लिए, तो वो क्या कहलाया जाएगा? वो 1 लीटर क्या कहलाएगा? उसका धारिता कहला जाएगा। तो यही बताया जा रहा है कि किसी भी बर्तन को पूरी तरह से भरने के लिए जितने द्रव की आवश्यकता है या द्रव के जितने आयतन की आवश्यकता है वही उस बर्तन की धारिता कहलाती है। तो वास्तव में किसी भी बर्तन की धारिता उसका आंतरिक आयतन होता है। द्रवों के आयतन मापने के लिए विभिन्न प्रकार के बर्तन और उपकरण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो आपको बर्तन अभी चित्र में दिखाया गया था, अ ब में प्रदर्शित उपकरण जो है चित्र अ और ब में, चित्र अ और ब, ये देखिए ये चित्र में अ और ये ब, ठीक है। इसमें जो है वो आपका किसके लिए है? दूध, मिट्टी का तेल, तेल है ना, मिट्टी का तेल हो गया, तेल हो गया, इसके मापन में प्रयुक्त होता है आ और ब वाला। और चित्र में जो स वाला दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये स वाला जो है, ये स जो है वो मापक सिलेंडर होता है। क्या कहते हैं इसको? मापक सिलेंडर, ठीक है। ये देखिए अच्छे से देख लीजिए चित्र में, ये आपका क्या कहलाता है? मापक सिलेंडर कहलाता है। ये और इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग प्रयोगशाला, लैब में
द्रवों के आयतन मापन में किया जाता है। जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिकल का कार्य करते हैं ना, प्रयोगशाला, वहाँ पर जब हम कोई प्रयोग करते हैं तो जिस भी द्रव की आवश्यकता होती है उस प्रयोग के लिए, उस प्रयोग को मापने के लिए इसी प्रकार के मापक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। और जो द वाला जो चित्र में दिखाया गया है वह मापक एक मापक कप है। इसको मापक कप कहा जाता है, जिसका उपयोग डॉक्टर अथवा औषधि निर्माता जो दवाइयाँ बनाते हैं ना, उन लोग करते हैं आयतन मापने के लिए। इस समस्त उपकरणों में आयतन के चिन्ह लगे हुए हैं, जैसे स्केल में दिया गया था उसी प्रकार इसमें भी चिन्ह लगा हुआ है। अतः इन उपकरणों के द्वारा सीधे द्रव का आयतन मापा जा सकता है। हमको और किसी भी पात्र की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि इसमें इस प्रकार मापन का पूरा चिन्ह, ये देखिए दिख रहा है, ये लकीरें खींची हुई हैं, मान लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो इसका यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जैसे 5 लीटर लिखा हुआ है, यहाँ 500 ml लिखा हुआ है। तो हम एक बार में 500 ml हमको दूध लेना है, तो एक बार में इसे 500 ml नाप दिया, मतलब वो 500 ml हो गया। इसी प्रकार ये 5 लीटर का है, ये 5 लीटर आपने मिट्टी का तेल लिया तो 5 लीटर ये हो जाएगा, तेल लिया तो 5 लीटर तेल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें बना हुआ है पैमाना, जिसके द्वारा हम और किसी दूसरे चीज़ों की आवश्यकता नहीं हमको आयतन मापने के लिए, ठीक। इस तरह यहाँ पर मापक सिलेंडर की सहायता से द्रव का आयतन ज्ञात करना दिखाया गया है इस क्रियाकलाप में। अगले वीडियो लेसन में मैं आप लोगों को इसके आगे का समझाऊंगी।